हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर के बीच हुआ था और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत गया था। तो पराजित कौन होगा? इब्राहिम लोदी जो है ये पराजित हो गया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी जो है ये हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किस वर्ष धार्मिक करे जजिया को समाप्त कर दिया था? एक धार्मिक कर होता था जजिया, उसको अकबर ने कब समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने उसको 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अकबर कौन सा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था? चार ऑप्शन दिया, चारों में से आपको बताना है कि अकबर के द्वारा कौन बनाया गया था। तो आगरा का जो किला था ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित थे। तो तानसेन जो है कहां से संबंधित थे? तो तानसेन को याद रखिएगा आप लोग कि ग्वालियर से संबंधित थे। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन का असली नाम था तन्ना मिश्र। और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और अकबर इनको उपाधि दिए थे तानसेन का, लेकिन तानसेन का जो रियल नाम था वो था तन्ना मिश्र। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तन्ना मिश्र। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया था? जहांगीर जो है वो आदेश दिया था किस सिख गुरु को मारने के लिए और वो मारे गए थे। तो जहांगीर के आदेश से अर्जुन देव जो थे ये मारे गए थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर ने भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में की थी? बर्नियर जो है इसने भारत की यात्रा किया था और किस शासक के शासनकाल में किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो औरंगजेब के शासनकाल में बर्नियर ने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जो है ये कबीर के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला जो थी अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गई थी? किस शासक के शासनकाल के दौरान? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि को अपनाया था? तो किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि को अपनाया था? अगर आपसे एग्जाम में नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग बस एक अच्छे से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि औ से आलमगीर और औ से औरंगजेब। ठीक है, अकबर ने याद रखिएगा, बस अकबर को भूल जाइएगा। औ से आलमगीर और औ से औरंगजेब को याद रखिएगा कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में हार गया था राणा सांगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही कब स्थापित किया गया था? दीन ए इलाही जो था इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही को स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसके बारे में आपको कुछ और पॉइंट भी याद रखना है दीन ए इलाही से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो 1582 में दीन ए इलाही का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर इसे तौहीद ए इलाही कहते थे। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही का अन्य नाम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा तौहीद ए इलाही। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि दीन ए इलाही का सदस्य जो था वो अकबर थे, ये तो पता ही है। मुस्लिम मौलवियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था दीन ए इलाही का, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर का धर्म। और दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक किस इतिहासकार ने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। इतना आपको दीन ए इलाही के बारे में याद रखना है। दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समझ गए? और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आप लोग जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स होगा उसमें आपका पेपर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और पेपर आपका 8 होगा। उसके बाद आपका लास्ट में एक जनरल स्टडी का भी पेपर होता है, जीएस का, जीके जीएस का भी पेपर होता है। इस सब का पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। और देखिए इसमें आप पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो बस आपको इसमें 12 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए। ठीक है ना, पेपर 5 में 12 सब्जेक्टिव है, पेपर 6 में भी 12 है, पेपर 7, पेपर 8 सब में 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव कई लोग आपको देते होंगे सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, आपको आंसर नहीं देते हैं। और आंसर अगर देते भी हैं तो गेस पेपर का आंसर लेते हैं और उठा करके दे देते हैं, जिससे क्या होता है गेस पेपर में तो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके गेस पेपर में लिखा रहता है 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें वीवीआई लगा रहता है। इसमें जो आपको मिलेगा आंसर के साथ मिलेगा, और आंसर जो गेस पेपर का आंसर नहीं रहेगा, अपनी लैंग्वेज में बनाया गया आंसर है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एकदम इतिहास की तरह, कहानी की तरह, जिसे आपको याद करना है। और इसमें जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा, अपनी भाषा में बनाया गया है, ताकि आप लोग जैसे ही पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि गेस पेपर का जो लैंग्वेज
में जो है ये गैस पेपर वाला ही पीडीएफ लेकर के आपको दे देंगे, नहीं, ये जो है पीडीएफ खुद से तैयार किया गया। जैसे ये पीडीएफ अभी देख रहे हैं, ये खुद से तैयार किया गया, इसी तरह से उस पीडीएफ में भी आपको आंसर मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, समझ गए ना, गेस पेपर का लैंग्वेज ही नहीं रहेगा, ऐसा सिंपल लैंग्वेज रहेगा। जैसे ही आप पहला बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा पेपर क्वेश्चन, और दूसरा बार जैसे ही पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। और कुछ ज्यादा नहीं, बस 12 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग इस 12 को नहीं, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में बस 9 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो LNMU से उनके लिए बता रहे हैं। 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो सबको पता है। 9 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको केवल 4 ही बनाना है। अगर इस 12 में से आप लोग 6-7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, फिक्स है कि 4 क्वेश्चन बन जाए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन आएगा, 4 ही बनाना है, तो आपको ये पेपर 5, 6, 7, 8 चारों में 12 क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, जितना जिस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी में 200 ऑब्जेक्टिव भी है, किसी में 150 है, किसी में 75 या 80 है। इस तरह से जिस सब्जेक्ट, जैसे पेपर 5 के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं, इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा वास्ट हो जाता है, इसके लिए इसमें आपको 200 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लेकिन अब वहीं आप पेपर सेकंड का देखेंगे, इसमें भी आपको ज्यादा नहीं है, 100 से 150 ऑब्जेक्टिव है। पेपर थर्ड में कुछ क्या नहीं, इसमें अमेरिका के क्रांति सब के बारे में पढ़ना है, इसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इधर उधर से नहीं पूछता है, वो सब साल जो है थोड़ा सेम ही रहता है, इसमें थोड़ा आपको कम भी मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव हर एक जो पीडीएफ है उसका अलग अलग डिफर करता है। टोटल आपको जो है इसका 8 पीडीएफ मिलेगा, 4 जैसे 8 1 9 पीडीएफ मिलेगा। इन 9 पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते तो आपका एग्जाम जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग उसको लेकर के पढ़ लेगा, ये तो गारंटी है कि इसमें जो अगर पढ़ लेते हैं इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर आपको जितना देना इतना पढ़ लेंगे, इसके बाहर से कभी पूछेगा ही नहीं। और लेना किस तरह से इस पीडीएफ को देखिए, इस पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज, यानी कि 25 रुपये। इसको पे कैसे करना है तो ये देखिए, नंबर है 7903820810। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 25 रुपीज 25 रुपये पे करके, और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए 25 रुपये, सभी सब्जेक्ट ये जो 5 देख रहे हैं पांचों के लिए आप लोग को ओनली 25 रुपीज 25 रुपये पे करना है। और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सएप पे बस इतना मैसेज कर दीजिएगा, LNMU हिस्ट्री ऑनर्स, बस समझ गए। बस उसके बाद आपको जो पीडीएफ है ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए। और इस पीडीएफ में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ रहेगा और अपनी भाषा में रहेगा, कोई ऐसा गेस पेपर का आंसर नहीं रहेगा, सिंपल लैंग्वेज रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। क्योंकि गेस पेपर का जो लैंग्वेज रहता है वो किताबी भाषा रहता है, और जैसे वो आंसर अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर रहता है वो पहचान लेता है कि गेस पेपर से लिखा है, तो उसको ऐसा लगता है गेस पेपर लेकर के छाप दिया, और उसके कारण क्या होता है वो एवरेज मार्क देकर के कट कर देता है। लेकिन अगर आप लोग खुद से वो वाला आंसर लिखिएगा, खुद से बना करके लिखते हैं, जैसे आप लोग ये जो पढ़िएगा इसमें आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, और इसका आंसर लग जा करके आप लोग एग्जाम में खुद से बना करके लिख लीजिएगा। हिस्ट्री है, कहानी की तरह बना करके लिख देना, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो लिखा है तो अपने मन से बना करके लिखा है। इस कारण एग्जामिनर अगर चेक करेगा, एक भी क्वेश्चन अगर आपका चेक कर लिया तो आपका जो एवरेज नंबर देगा एवरेज से थोड़ा ज्यादा देगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगल समाज का संस्थापक कौन था? ये सबको पता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स है, सबको पता होगा कि भारत में मुगल समाज का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? अब पानीपत की लड़ाई के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो समझ लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, और पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीत गया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी और कौन जीत गया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी और कौन जीत गया था? ये 3 पॉइंट आपको याद करके ही जाना, इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एक आएगा ही, ठीक है, 10 में से एक क्वेश्चन इसमें से ही रहेगा, इसलिए अच्छे से सबको याद रखिएगा। और ये अगर आपसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इस पीडीएफ में आपको ये सब कुछ ऐड कर दिए, ठीक है, जो पीडीएफ आप लीजिएगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में सब मिल जाएगा। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ किसके बीच था? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर जीत गया था। तो पराजित कौन होगा? हेमू पराजित हो गया था, यानी हार गया था, समझ गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईनी अकबरी के लेखक कौन थे? आईनी अकबरी जो है इसके लेखक कौन है? सबको पता होगा, अबुल फजल है आईनी अकबरी के लेखक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दिया था किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग करने पर? तो जहांगीर ने रोक लगा दिया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तंबाकू का जो पौधा है वो कहां से लाया गया था भारत में? तो पुर्तगाल से लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था तंबाकू का पौधा भारत में? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया था? यानी कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो कि अपना अंतिम समय, जीवन का जो अंतिम समय था वो जेल में बिताया था, व्यतीत किया था? कौन सा मुगल शासक? तो शाहजहां, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम शाहजहां भी था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है शाहजहां से रिलेटेड कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद तो जो शाहजहां था इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1628 को हुआ था। 24 फरवरी नहीं भी याद रखे तो कोई बात नहीं, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये 1628
1628 जरूर पूछ सकता है कि शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1628 में हुआ था। उसके बाद बुंदेलखंड का युद्ध इनके द्वारा ही लड़ा गया था। याद रखिएगा, बुंदेलखंड का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो शाहजहां के द्वारा लड़ा गया था। और शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, तो 1686 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। समझ गए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी। गुलबदन बेगम जो थी ये कौन थी, तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद ही रखिएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, तो लेखिका थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। खानवा का युद्ध जो है ना कब हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। जिस युद्ध में कौन विजय हुआ था, तो बाबर जो है ये विजय हो गया था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, ये तो ऊपर ही देख लिए थे। दूसरा पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो हिमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कि अकबर जीत गया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये देखिए इससे रिलेटेड आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। युद्ध अकबर और हिमू के बीच हुआ था, आपको बता चुके हैं। और अकबर की आत्मकथा जो है अकबरनामा, उसकी रचना अबुल फजल ने किया। और इसमें अबुल फजल जो अकबरनामा की रचना किया अबुल फजल ने, इसमें आत्मकथा में उसका द्वितीय युद्ध के बारे में बताया भी है। ठीक है, अबुल फजल ने। अकबरी के रचनाकार कौन है, तो अबुल फजल है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था। तो अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति जो था वो मान सिंह था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, मान सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह किस वंश का था। शेरशाह जो था किस वंश का था, सबको पता होना चाहिए। शेरशाह सूर्यवंश का था, सूरज वंश का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लोहड़ी का संरक्षक था। अब्दुल हमीद लोहड़ी जो था किसका संरक्षक था, तो शाहजहां का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर जो है इसका वास्तविक नाम क्या था, सलीम था जहांगीर का वास्तविक नाम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जहांगीर ने किया था 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो कहां पे किया था, तो आगरा में किया था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल को। और दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था, तो इसको बनाया था शाहजहां। लेकिन आगरा के किला को किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनाया था। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया नामक जो कर था इसको 1564 में समाप्त कर दिया था। देखिए जजिया नामक कर था क्या, तो जो हिंदू लोग थे वो अपनी धार्मिक स्थान पर जाते थे तो क्या होता था, उनसे कर लिया जाता, टैक्स के रूप में लिया जाता, टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो इसी को अकबर ने समाप्त कर दिया था, जजिया कर को। समझ गया, कब किया था, तो 1564 में। याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था की जो उत्पत्ति है ये मध्य एशिया से हुई थी। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा भारत में, लेकिन इसका आंसर होगा मध्य एशिया। समझ गए, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो मध्य एशिया से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित है। तो टोडरमल जो है किससे संबंधित है, तो भू राजस्व सुधार से संबंधित है, भू राजस्व सुधार व्यवस्था से संबंधित है टोडरमल, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था। तो सुलह ए कुल की नीति का जो पालन है वो अकबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीर बख्शी संबंधित था। तो मीर बख्शी जो है किससे संबंधित था, तो सैन्य विभाग से संबंधित था मीर बख्शी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था, तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का रुपया चलवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क जो है ये हैदराबाद राज्य का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी। सबको पता होगा सूर राजवंश की स्थापना किया था शेरशाह ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगलकालीन शासक के समय स्थापत्य कला जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी कि अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी, तो शाहजहां के शासन काल में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मुख्य उद्योग क्या था। उस समय मुख्य उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग जो है मुगल काल का जो है मुख्य उद्योग था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है, तो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जो है अकबर जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जीटी रोड जो है शेरशाह ने बनवाया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी करेंगे, यानी कि हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आप लोग को ऊपर ही पीडीएफ के बारे में बता दिए थे, और आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पांचों पे देख रहे हैं सब्जेक्ट, इस सब का पीडीएफ आप लोगों को ओनली 25 रुपीज में मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर के साथ मिलेगा, और गेस पेपर का आंसर नहीं रहेगा, अपनी भाषा में बनाया गया सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।